अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बियोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ का। तो हमें पता है कि बायो में हमने क्या करना है, इंसान को पढ़ना है, ज़िंदगी को पढ़ना है। लेकिन अब हम बात करते हैं बायोडिवर्सिटी की, जो कि बिल्कुल नया लफ्ज़ है आपके लिए। बायो एंड डिवर्सिटी, बायो का तो पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डिवर्सिटी वैरायटी। कंबाइंडली हम क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बहुत सारे किस्मों के हमारे पास जानवर हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के ह्यूमन बींग्स हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की ज़्यादा स्पीशी है, लाइन्स की ज़्यादा स्पीशी है, इस तरह एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये है एक डाइवर्सिटी। फिर बायोडिवर्सिटी क्या है, मैयर है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को मैयर करना है, कैसे, जो हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में प्रेजेंट है। फिर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में साइंटिस्ट ने दो डाइवर्सिटीज़ बनाई। उन्होंने क्या बनाया, एक फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा को उन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स बोला। फाना को उन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ, उन्होंने कहा कि फ्लोरा और फाना दोनों जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि उसमें रीजन में क्लाइमेट में पाए जाते हैं, हमारे इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं। फिर बायोडिवर्सिटी उसने कहा क्या, दो किस्म में हम करते हैं इसको डिस्क्राइब, फ्लोरा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड फाना डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। इसलिए उन्होंने कहा कि अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। वो तकरीबन 4000 बिलियन जो है ना ईयर्स जो एवोल्यूशन में थे, एवोल्यूशन के बाद जो स्पीशीज़ हमें मिली वो बहुत सारी थी। फिर हम उनको वेरियस क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हमने कैसे की, हमने एक डाइवर्सिटी बनाई एनिमल्स की। पहले हम सबको एक चार्ट पे लिखा, चार्ट पे लिखने के बाद हमने उनकी क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू देयर रीजन ऑफ लिविंग्स, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्शन। ये सारी वैरायटी से हमने क्या की, उनकी बायोडिवर्सिटी की, यानी वैरायटी की मेजरमेंट की। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी में देखते हैं। बायोडिवर्सिटी जो है वो फूड प्रोवाइड करती है किनको, ह्यूमंस को। इसमें जो है हमें फौना, जैसे कि फ्लोरा है हमारे पास। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट से हमें क्या मिलता है, ड्रग्स, ड्रग्स यानी मेडिसिन वगैरह, बायोलॉजिकल सोर्सेज से हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स से हमें ड्रग्स मिलते हैं। ड्रग्स से क्या होता है, फिर सिंथेटिक रबर, वैक्स, रेजिन्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्लांट से। फिर फाइबर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट से मिलती हैं, यानी पौधों से हमें मिलती है। जैसे कि ड्रग्स होगी, मेडिसिन वगैरह, सिंथेटिक रबर होगी, वैक्स होगी, रेजिन्स हो गए, फाइबर्स हो गए, और बिल्डिंग मटेरियल्स यानी वुड वगैरह हो गई, जो हमें प्लांट से डायरेक्टली हासिल होते हैं। फिर अगर हम बात करें डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में, तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से भी हमें क्या मिलता है, फूड। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से हमें क्या मिलता है, फूड। फूड में क्या, ये रोल मेकिंग करते हैं, किस में, ये रोल मेकिंग प्ले करते हैं कि एनवायरनमेंट बनाने में। जिस तरह एनिमल्स भी बहुत लाजमी हैं एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ये क्या चलाते हैं, एक फूड चेन चलाते हैं। फूड चेन से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाता है, अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको नहीं खाएगा तो उसकी जो है तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में डिसेबिलिटी पैदा करेगी। इसी तरह जो हमें मिलती हैं, वाटर सप्लाई होता है एटमॉस्फेयर में, ये थी जो है इंपॉर्टेंस किसकी थी, बायोडिवर्सिटी की। बायोडिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स।
जी नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं क्लासिफिकेशन, एम्स और प्रिंसिपल कि हमने क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है अर्थ पे उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की, किस लिहाज से की। अगर हम बात करते हैं सिंपली बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर है, फिर वो क्या है स्मॉल ग्रुप्स में रहता है। इस तरह हमने उनकी क्या क्या उनके हैबिटेट के मुतालिक, उनकी रिप्रोडक्शन के मुतालिक, उनके सेलुलर होने की ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, उनके फूड के मुतालिक, फेवरेबल कंडीशंस के मुतालिक, फिर और जगह रहते हैं जहाँ रहने के लिए जगह ढूंढते हैं उसके मुतालिक, और रिप्रोड्यूसिंग, ये जो फैक्टर्स हैं 5-7 इनके मुतालिक हमने इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। फिर जो क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजिस्ट ने ये कहा कि हम इनको क्लासीफाई करते हैं सेपरेट ग्रुप्स में। अगर सेपरेट ग्रुप्स में फिर क्या होगा, हमें आसानी होगी आइंदा के लिए इनको स्टडी करने के लिए। या अगर हमने तो इनको क्लासीफाई कर दिया लेकिन कोई और बंदा अगर इसको पढ़े या स्टडी करे, जैसे कि आप स्टूडेंट लोग इसको स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए ये टास्क जो है वो आसान हो जाएगा इसको स्टडी करने के लिए। आए हम ये एम्स को स्टडी करते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन करने के क्या रूल थे। हमने इसमें टैक्सोनॉमी ब्रांच भी है बायोलॉजी की, जिसका मतलब है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हमने क्या कहा, हमने एक ब्रांच ऐसी बनाई, बायोलॉजिस्ट ने एक ऐसी ब्रांच बनाई टैक्सोनॉमी जो कि ब्रांच है बायोलॉजी की। उसमें हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हमने क्या कहा कि उनको क्लासिफिकेशन की उनकी ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हमने ग्रुप्स जो बनाए हैं उनके लिए हमने 2 एम्स बनाए थे। उन ग्रुप्स में हमने डील करने के लिए हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे। ग्रुप स्टडी करने से पहले हमें सिस्टमैटिक स्टडी होना। सिस्टमैटिक्स क्या था, सिस्टमैटिक्स ये ऐसा सिस्टम था through which classification occurs. It deals with the classification and traces the evolutionary history and traces जी सिस्टमेटिक क्या थी, इसके जरिए क्लासिफिकेशन होती है लेकिन ये क्या करती है, ट्रेसेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि अगर एक ऑर्गेनिज्म हमने फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को हमने एक ग्रुप में रखा है तो हम बैक्टीरिया की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि आया बैक्टीरिया में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं आई। अगर मॉडिफिकेशन आई है तो हम इसको ग्रुप चेंज कर दें, इसका ग्रुप चेंज कर दें, फिर इसको जो करैक्टर्स इसमें मॉडिफाई हुए हैं उसके हिसाब से नए ग्रुप बना के उसमें रखें। इसलिए हमने ट्रेसेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी मद्देनजर रखना है। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने 2 एम्स रखे, यानी 2 पॉइंट्स रखे जिसके जरिए हमने इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। वो क्या थे, डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स सो दे कैन बी स्टडीड इजीली। हमने क्या करना है, उनमें जो एक दूसरे से खसूसियत पाई जाती है वो भी, और जो उनमें मुखालफात हैं वो भी स्टडी करने हैं। यानी सिमिलैरिटीज जो 2 करैक्टर सिमिलर हैं एक ऑर्गेनिज्म में, हमने उनको भी स्टडी करना है और उनके डिफरेंसेस को भी स्टडी करना है। फिर हमने क्या करना है, उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी जाननी है। जिधर ये 2 एम्स थे जिसके जरिए हमने क्लासिफिकेशन की। हमने क्या पता होना चाहिए, उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सो दे कैन बी स्टडीड इजीली। फिर हमें उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी फाइंड आउट करना चाहिए अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ये 2 एम्स थे जिनके जरिए हमने क्लासिफिकेशन की। अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, हमें ये तो पता है कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों करनी है, लेकिन क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती है वो हम बात करते हैं। कहता है जब भी सिमिलैरिटी आएगी करैक्टर्स में,
सिमिलैरिटी इन करैक्टर्स, कि जब भी कोई सिमिलैरिटी आएगी एक करैक्टर में तो ये नहीं कि उसके सारे करैक्टर्स एक दूसरे से मिलते जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो उसमें डिफरेंस जरूर आया वो डिफरेंस उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आए। जी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी एक बेसिस थी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो स्पैरोज हैं, अब हम सिमिलैरिटीज और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं एक एग्जांपल को लेके, लेकिन अगर हम कहें कि स्पैरोज जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू है पिजन्स के, लेकिन पिजन्स जो है ना वो इंसेक्ट्स के हैं। कि अगर हम कहेंगे स्पैरोज रिलेटेड टू पिजन्स एंड पिजन्स आर रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, इसमें क्या बात होगी, फॉर एग्जांपल इट मीन जैसे कि ये जो पहली दो हैं इनके सेम करैक्टर्स हो गए, क्योंकि इनके पास भी विंग्स हैं, इनके पास भी विंग्स हैं, लेकिन वहाँ विंग्स नहीं हैं। स्मॉल विंग्स, कुछ करैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जैसे ये बहुत हाइट पे उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ सकते। फिर हम स्पैरोज को और पिजन्स को इंसेक्ट्स के ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि आया सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनमें डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। फिर डिफरेंसेस की मौजूदगी की वजह से हम इनको अलग-अलग ग्रुप्स में रखेंगे, बर्ड्स को अलग ग्रुप्स में रखेंगे और इंसेक्ट्स को अलग ग्रुप में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए। फिर सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की देखी जा सकती हैं और ये इंटरनल स्ट्रक्चर की भी, लेकिन हमने डिफरेंसेस को भी मद्देनजर रखना लाजमी है। कि इन्फॉर्मेशन किसने दी हमें, टैक्सोनॉमिस्ट ने, जो कि टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट ने हमें ये स्टडी की कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों जो हैं वो डीएनए के जरिए भी हम दे सकते हैं। क्या है, स्पैरोज का डीएनए अलग है, पिजन्स का डीएनए अलग है, इंसेक्ट्स का डीएनए अलग है। फिर डीएनए जो क्या था, इनमें डिफरेंसेस हैं। डीएनए क्या डिफरेंसेस है। फिर डीएनए के जरिए उन्होंने टैक्सोनॉमिस्ट ने हमें ये बताया कि डीएनए के जरिए हम किसी भी स्पीशी में क्या ले सकते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का आया अंदाज़ा ले सकते हैं। Similarities and differences in structure एंड फंक्शन, कि हमने सिमिलैरिटीज़ का अंदाज़ा जो है स्ट्रक्चर और फंक्शंस में लेना है, किसके ज़रिए, डीएनए के ज़रिए। जी ये थी कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस पे हमने उसको जो है क्लासिफिकेशन हमारी बेस करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का है। जी फर्दर बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। हमने क्या किया, ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमने एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई। हमने क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स की है उनको हमने एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की को सिंगल टैक्सोन का मतलब होता है लेटर। इस तरह हमने एक टैक्सोनॉमी की हायरार्की बनाई। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप ग्रुप्स बाय ग्रुप्स हमने इनको क्लासीफाई किया। तो फिर अगर ग्रुप्स बाय ग्रुप्स क्लासीफाई करने के बाद ये क्या बनाते हैं, एक लेडर यानी एक सीढ़ी। जैसे हमने सीढ़ी छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी के पहले स्टेप पे पाँव रख के फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं। इसी तरह हमने इंसेक्ट्स से शुरू किया, सबसे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से शुरू करके हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक।
इस तरह हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई, यानी टैक्सा लैडर बनाई हमने कहाँ से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। किसकी बेसिस पे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने क्या किया, किंगडम को फर्दर उसमें किस में हमने ग्रुप किया, टैक्सा में। फॉलोइंग स्मॉलर टैक्सा में के हमने किंगडम को फर्दर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। फिर हम क्लासिफिकेशन जो स्टडी करते हैं, जी टैक्सोनॉमिक हिस्ट्री में हम लेटर्स की बात कर रहे थे कि हमने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। हमने किसको किया, हमने टैक्सोनॉमिक हिस्ट्री को ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के बाद हमने इस तरह 5 डिविजन्स की। डिविजन्स करने के बाद हमने क्या किया, फाइलम क्या है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास। फाइलम क्या है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास। इसमें हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने प्लांट्स को फंजाई से डिफरेंट किया, क्लास। फिर क्लास में हमने क्या किया, रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर। रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिली। जी हमने इसकी जो की है वो स्पीशीज से स्टार्ट की है। स्पीशीज से हमने जेनस बनाया, जेनस से हमने फैमिली बनाई, फैमिली से हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर से क्लास, और क्लास से फाइलम यानी एक किंगडम बनाया। ये ग्रुप बनाए और सब ग्रुप्स बनाए। स्पीशी हमें पता है कि ऐसी ऑर्गेनिजम्स की एक स्पीशी जो कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी यूनिट होती है, ये सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन में। इसमें हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इंटरब्रीडिंग फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, यानी वो ऐसा ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रो जो इकट्ठा रह रहा हो और अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपनी औलाद या बच्चे पैदा कर रहा हो, उसको हम स्पीशी कहते हैं। इसी तरह का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी एक स्पीशी जो होगा उसको हम उससे क्या बनाएगा कि अगर ग्रुप ऑफ एक स्पीशी क्या बनाता है, एक जेनस बनाता है। जेनस यानी उसका जनरा बनाता है। फिर एक जनरा का जो ग्रुप होता है वो फैमिली बनाता है। क्या बनाता है, फैमिली। जैसे हम इंसान जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इंसान अपनी अपनी एक फैमिली बना के रहते हैं। हम कहते हैं ये भी हमारा रिश्ता है, ये रिश्तेदार है, ये भी हमारा रिश्तेदार है, हम एक सारे एक फैमिली यानी एक यूनिट है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज का जनरा होगा, जनरा क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ फैमिली होगा। फिर ग्रुप ऑफ फैमिली का एक ऑर्डर बनता है। क्या आया, उनमें एक असूल चलता है कि इनमें ये करैक्टर्स पाए जाते हैं और वाकई इसमें ये करैक्टर्स पाए जाएंगे, इनमें कोई डिफरेंस इनके करैक्टर्स में नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम क्लास की बात करें तो वो रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बायो स्टूडेंट्स की बात करें तो हम कहेंगे ये सारे बायो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनमें कोई कंप्यूटर पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। इसी तरह जो स्पीशीज़ की जिसकी हम बात कर रहे हैं फंजाई की, उनमें सारे जो क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें फाइलम की, फिर रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास, रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास में क्या होगा, ये फाइलम हम कहेंगे ये बायो स्टूडेंट्स वाले किंगडम वाले हैं। यानी इनमें सारा जो फाइलम है, जो पूरी क्लास की क्लास है, वो क्या पढ़ेगी, सारे बायो ही पढ़ेंगे। जी हमारी लेवल्स पे बात चल रही थी, हम स्पीशीज़ की बात करते हैं। स्पीशी क्या है, ये बेसिक यूनिट है। स्पीशीज है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज are group of organisms living and breeding together at a same place। जी स्पीशीज़ की बात करें, स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सबसे बेसिक यूनिट है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा इकट्ठे रहे हैं और अपने जो है होमोसेक्सुअली होते हुए अपने अलग-अलग
पार्टनर्स के साथ ब्रीड भी कर रहे हैं, जो कि नेचर में ब्रीड करके अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर रहे हैं। स्पीशी हम एक ग्रो को भी कह सकते हैं। ये एक डिस्टिंक्चुअल, स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर हम इसी तरह स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ें, स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग पढ़ें तो हमारा अगर किंगडम की बात किया जाए तो स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस में हम अगर पढ़ते हैं तो वो एनिमेलिया, किंगडम हमारा एनिमेलिया है क्योंकि एनिमल से मिलता जाता है। फिर कॉर्डेटा हमारा फाइलम है क्योंकि हम कॉर्डेट्स हैं, हमारे अंदर बैकबोन है, इसलिए हमें कॉर्डेट्स क्यों बोला जाता है, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की वजह से हमें कॉर्डेटा बोला जाता है। फिर क्लास हमारी मैमेलिया है। मैमेलिया क्या है, मैमल से। मैमल से क्यों, गिव बर्थ एंड फीड द यंग वंस। फिर ऑर्डर हमारा क्या है, प्रोटिस्टा। ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स। फिर हमारी जो फैमिली है वो होमिनिडिया। होमिनिडिया, उसके बाद जीनस हमारी होमो एंड स्पीशीज सैपियंस। जी ये थी स्पीशी ऑफ ह्यूमन बींग्स। किंगडम हमारा एनिमेलिया है क्योंकि हम एनिमल से बिलोंग करते हैं। फाइल हमारा कॉर्डेट है क्योंकि बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की वजह से। फिर क्लास हमारी मैमेलिया है क्योंकि मैमल्स गिव बर्थ एंड फीड द यंगर वंस। फिर ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडिया, जीनस होमो एंड स्पीशी होमो सैपियंस। ये थी किसकी, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसकी थी, लिविंग ह्यूमंस की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमंस। ये थे हमारे ह्यूमंस के सारे लेवल जिसके जरिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने इस पर स्पीशीज में पढ़ते हैं। अगर दो स्पीशी आपस में क्रॉस ब्रीड करें तो फिर उससे क्या होगा, अगर मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स जो है रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या होगा, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा। तो इनफर्टाइल होने की वजह से वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री क्लासिफिकेशन किसने की और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किसने किया। सबसे पहले साइंटिस्ट था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने डिस्कवरी करके उसने कहा कि एक सिस्टम होना चाहिए क्लासिफिकेशन का, कि हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म कैसे इकट्ठे स्टडी करें। फॉर एग्जांपल अगर हम सारे स्कूल के एक एक सब्जेक्ट के बच्चों के एक कमरे में बंद कर लें तो हम फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ये बायो का, कंप्यूटर का, ये स्टैट का, ये आर्ट्स का या साइंस का बच्चा है। इसलिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म को एक क्लासिफिकेशन करने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स होने चाहिए। उसने फिर क्या किया, उसने दो ग्रुप्स बनाए सिर्फ, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। उसने क्या किया, प्लांट्स को लैदा कर दिया और एनिमल्स को लैदा कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो था 70 से 100 में साइंस में उसने क्या किया, अबू उस्मान उमर अल जहाज़। उसने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके फाइंड किए, 350 स्पीशीज़ की अपनी बुक में राइट की है। उसने एंट्स के मुतालिक बहुत ज़्यादा लिखा था। एंट्स के मुतालिक लिखने के बाद फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो था इब्ने रुशीद, उसने क्या किया, उसने अपने अरिस्टोटल की बुक को एनिमेलिया और प्लांटी को फर्दर क्लासीफाई किया। फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद जो था कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, सिर्फ प्लांट्स को डिवाइड किया। जैसे कि हम लेते हैं एड्रेनो सिल्वेस्ट्रिनो, उसने क्या किया, प्लांट्स को ही सिर्फ 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 15 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद क्या किया, जॉन राय नेक्स्ट साइंटिस्ट जो था उसने क्या किया था, उसने पब्लिश किया था अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो उसने डिस्कवरी की थी वो उसने पब्लिश की। फिर अगस्टीनियस रिवियस उसने क्या किया, उसने टैक्सॉन यानी उसने टैक्सा यानी ऑर्डर की डिस्कवरी की। वो करने के बाद उसने क्या किया हुआ, कार्लियस लीनियस। कार्लियस लीनियस ने अपनी डिस्कवरी में क्या किया, उसने 3 किंगडम्स बनाए। मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। उसने इस 3 किंगडम के जरिए उसने क्लासिफिकेशन की। फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद उसने अपने 5 रैंक्स बनाए। उसने क्या, क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे होनी चाहिए, इनकी बेस पे।
इन बेस पे क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। लीनियस नहीं क्या किया था, लीनियस नहीं अपने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी रैंक्स जो हमने पहले स्टडी की है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी, वो उसने की है, डिस्कवर की है। डिस्कवर करने के बाद इस तरह हुई थी हमारी जो क्लासिफिकेशन की, ये थी हिस्ट्री। जो लेटेस्ट साइंटिस्ट था कार्लेस लिनियस, उसकी पेशकश थी ये 5 किंगडम सिस्टम। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में भी थोड़े से जो मुश्किलात थे वो इससे भी हल ना हो सकी। जी, सबसे पहले हमारे पास आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 2 ग्रुप्स बनाए, प्लांटी और एनिमेलिया। हमने किसके अकॉर्डिंग बनाए, हमने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हमने इनकी नेचर वाइज यानी इसकी बेस पे हमने बनाए। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स which can prepare food। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो प्लांट में भी हो सकते हैं। फिर हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स which depend on ऑटोट्रॉफिक। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने सिर्फ ये 2 ग्रुप्स के जरिए ही की। फिर हमने क्या कहा कि ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड करते हैं। लेकिन प्लांट्स में इसमें एक डिस्कस ये भी किया है कि मैंने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट लाइक हैं जैसे यूग्लिना, लेकिन उनमें लैक करता है क्लोरोफिल। नो क्लोरोफिल कैन प्रिपेयर फूड। क्या अगर हम यूग्लिना की बात करें, ये प्लांट लाइक ये एनिमल है, लेकिन ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जबकि क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, और ना ही ये एनिमल है, ना प्लांट है और ना ही एनिमल है। एनिमल क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है और लैक करते हैं सेल वॉल, इसलिए ये ना एनिमल है और ना ही प्लांट्स। फिर इन चीज़ों को यानी ऐसे एनिमल्स को हम किस ग्रुप में रखें। ये जो सिस्टम था यहाँ आगे फेल हो गया था। 2 किंगडम सिस्टम इसलिए फेल हो गया था कि एनिमल्स और प्लांट्स को हमने अलग-अलग ग्रुप्स में रख दिया, लेकिन जो ना ही एनिमल्स हैं ना ही प्लांट्स हैं, इनको हम किस ग्रुप में रखें। जी, नेक्स्ट जो था 2 किंगडम सिस्टम के बाद 3 किंगडम सिस्टम। अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल एक टैक्सोनॉमिस्ट था। उसने ये क्या किया, उसने क्या कहा कि हम यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर्स को भी एक किंगडम में सेटिस्फाई करते हैं। उसने क्या कहा, बैक्टीरिया की किंगडम प्रोटिस्टा, उसने एक किंगडम प्रोटिस्टा बनाया। उसने क्या कहा, हम जो बैक्टीरिया यानी जो ना एनिमल्स हैं और ना ही प्लांट्स हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, यूग्लिना, उनको इन ग्रुप्स में रखते हैं। बाकी जो हमारे पास वो किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमेलिया तो है ही है। जी, किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांट्स तो है ही है। फिर यहाँ बात होती फंजाई की। फंजाई क्या है, फंजाई जो है वो उसकी जो ना वो प्रोकैरियोट्स है ना वो, इसमें हमारे पास डिफरेंस नहीं है, ना प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस है और ना ही यूकैरियोट्स का डिफरेंस है। फिर हम कहते हैं फंजाई की बात करते हैं। फंजाई की रिजेम्बलेंस है विद प्लांट्स, रिजेम्बलेंस उसकी प्लांट्स के साथ है, लेकिन वो हेट्रोट्रॉफिक होता है नेचर में।
फंजाई की बात करें तो उसकी जो रिजेम्बलेंस है, उसके कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं जो प्लांट्स के साथ मिल सकते हैं, हम फिर इसको किंगडम प्लांट्स में रख सकते हैं। लेकिन वो हेट्रोट्रॉफिक होता है नेचर में, यानी वो दूसरों के खुराक लेता है, उसका शिकार करता है। हेट्रोट्रॉफिक होता है बाय अब्जॉर्प्शन, वो जज़ब करके अपनी खुराक दूसरों से लेता है। फिर एनिमल्स ही जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं, फिर हम इसको किंगडम एनिमेलिया में भी रख नहीं सकते। ये आती है कि इसमें सेल वॉल भी नहीं पोजेस करता, इसलिए फिर मसला था फंजाई का कि फंजाई को हम किस किंगडम में रखें। ना वो किंगडम प्लांट्स में आ सकता है, ना ही किंगडम एनिमल्स में आ सकता है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में वो क्या थे कि ना ये प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल्स हैं, लेकिन इसमें फंजाई में तो एक एक करैक्टर्स दोनों का है, दोनों के किंगडम्स का एक एक करैक्टर्स है। इसलिए फिर हमने किया 5 किंगडम सिस्टम। ईचटन, एंड रॉबर्ट विटेकर। ईचटन और रॉबर्ट विटेकर ने क्या कहा, हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, एक 5 किंगडम सिस्टम क्लासीफाई करते हैं। 5 किंगडम क्लासीफाई किसने क्या किया, बेसिस क्या थी उसकी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स लाइक। फिर हमने क्या कहा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो उन्होंने पॉइंट्स बनाए। ये क्या कहा उन्होंने, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तहत हम क्या कर सकते हैं, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। फिर हमने क्या कहा, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से यूनिसेलुलर भी होता है हमारे पास, मल्टीसेलुलर भी होता है, प्रोकैरियोट भी होता है, यूकैरियोट भी होता है। फिर हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बनाए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 3 पॉइंट्स दिए, ऐसे जो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, ऐसे जिनमें इंजेक्शन होती है, और ऐसे जिनमें अब्जॉर्प्शन होती है। फोटोसिंथेसिस यानी अपनी खुराक खुद बनाने वाले, इंजेक्शन जो आप जज़ब करते हैं, अपनी खुराक जज़ब करते हैं, हजम करते हैं। इंजेक्शन जैसे अपनी खुराक हजम करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर अब्जॉर्प्शन, जज़ब करना अपनी खुराक, जैसे कि फंजाई वगैरह अपनी अब्जॉर्प्शन करती हैं। ये था 5 किंगडम सिस्टम। अब हम 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं। जी, ईचटन और रॉबर्ट विटेकर के सजेशन के बाद हमने 5 किंगडम सिस्टम की 2 बेसिस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने इनकी क्लासिफिकेशन की। अब हम क्लासिफिकेशन में सारे किंगडम्स फर्दर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये 5 किंगडम्स है, किंगडम मुनैरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। जी, किंगडम मुनैरा की बात करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इनमें एक ही सेल होता है, फिर क्या करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और ये लॉन्ग चेन्स फॉर्म करते हैं। सिंगल सेल होने की वजह से ये लॉन्ग चेन्स फॉर्म करते हैं। फिर ये क्या होते हैं, हेट्रोटॉपिक होते हैं। ये की पॉइंट्स हैं किंगडम मुनैरा के, हेट्रोटॉपिक, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में,
कुछ जो है किंगडम मोनारा में ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटेरोट्रॉफिक और ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, लेकिन कुछ जो है उनके क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है तो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स में हम लिखते हैं इनकी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये वर्ड है साइनोबैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया की एक टाइप ही है। ये था हमारा किंगडम मोनारा। किंगडम मोनारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स होते हैं, फॉर्म लॉन्ग चेन्स थ्रू यूनिसेलुलर, यानी अपने एक ही सेल से लंबी चेन्स बनाकर रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफिक, के ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके साइटोप्लाज्म में, कुछ जो है अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, ये सिंपल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें हम बात करते हैं एल्जाई की। एल्जाई या जो भी है वो कॉलोनिकल सिंपल मल्टीसेलुलर होता है। ये इसका एक पार्ट रिजेंबल करता है एक दूसरे से। फिर ये क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके क्लोरोप्लास्ट में। ये क्या करते हैं, कॉलोनीज बनाकर रखते हैं, कॉलोनियल सिंपल मल्टीसेलुलर। क्लोरोफिल होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। ये जो है ये इनके पास मल्टीसेलुलर सर्ग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। फिर हम बात करते हैं प्रोटोजोआन से। प्रोटोजोआन्स इनके ये लैक करते हैं क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होते, ये भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये जो है ना अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ फंजाई लाइक भी होते हैं प्रोटिस्ट, यानी ऐसी फंजाई जो हेटेरोट्रॉफिक ना हो, जो सिंपल मल्टीसेलुलर हो, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई की बात करें तो ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। न्यूट्रिशनल मोड इनका हेटेरोट्रॉफिक है। न्यूट्रिशनल मोड इनका हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई जो है इनकी वैरायटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ये ऑर्गेनिक मैटेरियल पर लिव करती हैं और सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाय अब्जॉर्प्शन, इनमें अब्जॉर्प्शन होती है, इंजेक्शन नहीं होती। फिर क्या करते हैं, ये जो अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिर अब्जॉर्प्शन के जरिए उनकी ब्रेक डाउन करके अपनी फूड को इनहेल कर अपने अंदर लेके जाता है। फिर इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं मशरूम्स और कुछ जो है फंजाई लाइक, जो फंजाई में मशरूम्स होती हैं वो ईटेबल भी होती हैं, लेकिन कुछ जो है पॉइजनस होती हैं। ये था किंगडम फंजाई। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी की बात करें तो ये भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फोटोसिंथेसिस से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफिल होता है इनमें। अपनी ही बॉडी में फिर इनमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। जो कुछ भी हम इनमें कुछ फंड्स होती हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। किंगडम प्लांटी की बात करें तो ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। इनमें फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन नेचर। ऑटोट्रॉफिक यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। फिर इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल पाई जाने की वजह से फिर इनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी ये अपने एम्ब्रियोज खुद बनाते हैं। फिर ये इनमें जो एग्जांपल्स हैं, इनमें फंस और फ्लावरिंग प्लांट्स होती है। और फ्लावर जो होता है ये क्या होता है, इनमें ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। फिर किंगडम एनिमलिया की बात करें तो ये
यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद इनके पास स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, सेल्स एंड ऑर्गन्स हैं, फिर मूवमेंट शो करती हैं ये। दे आल्सो शो मूवमेंट। किंगडम एनिमेलिया में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि खाना वगैरह खुराक हजम करता है। फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड ऑर्गन्स होते हैं इनमें, फिर ये मूवमेंट शो करते हैं। जी ये थे 5 किंगडम सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन हमने वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, हमने उनको उनके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बिना पे हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बाद कुछ हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो इन क्लासिफिकेशन में नहीं पाए जाते, क्योंकि वो नॉन लिविंग होती हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं। वो क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग पे होते हैं। वो इन दिनों की बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं वायरसेस का, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन होती है नेचर में। क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, फिर वो एसेलुलर होती हैं, ना वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन उनमें डीएनए होता है। वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें डीएनए पाया जाता है, क्योंकि वायरसेस में डीएनए और आरएनए जो है एक प्रोटीन कोड के अंदर एनकेस्ड होता है। एक प्रोटीन कोड के अंदर जी ये एक डायग्राम है वायरस की। इसमें आप देखें इसका जो डीएनए है वो एक प्रोटीन कोड के अंदर एनकेस्ड है। डीएनए और आरएनए किसके अंदर एनकेस्ड है, प्रोटीन कोड के अंदर। ये एक वायरस, फिर ये क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या है, ये नंबर ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। वायरस जो है ये नंबर ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म को कंसीडर नहीं करते, हम इनको एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते हैं। हम इनको एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये वायरसेस हैं, और वायरसेस ना लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि ये इनकी बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। इनमें डीएनए होता है जो प्रोटीन कोड के अंदर है, और ये डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। ये था स्टेटस ऑफ वायरसेस। इनमें हम 2 किस्म के वायरसेस होते हैं। प्रियॉन्स होते हैं जिनमें सिर्फ प्रोटीन होती है, फिर उसके बाद वारियोड्स होते हैं, इनमें सेलुलर आरएनए होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग। जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे का नाम रखते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हमने नेमिंग देनी है। कौन सी नेमिंग, साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम देने से इसलिए लाजमी है क्योंकि फिर वो क्या होगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड फिर एक ही नाम बोला जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नेमिंग देने का तरीका हम क्या कहते हैं, जीनस नेम फर्स्ट, सेकंड स्पीशी नेम। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का होमो सैपियंस। होमोसैपियंस होमोस की जीनस है और सैपियंस इसका स्पीशी नेम है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हम लिखने के लिए हम इसको 3 रूल्स अपनाए हैं हमने। 3 रूल्स क्या है कि साइंटिफिक नेम्स जब भी लिखे जाए या उनको अंडरलाइन किया जाए या उनको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाए।
या उनको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाए। फिर जेनरस का जो पहला नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए, जो पहला नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अनियन का लिखते हैं एलियम सीपा, सेकेंड नेम आप स्मॉल राइटिंग से लिख सकते हैं एलियम सीपा। फिर हम इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स है जो उन्होंने अपनाए थे। फिर साइंटिफिक नेम जो है वो जनरली सारा लिखा चाहिए, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन या एब्रीवेशन नहीं आना चाहिए, इसकी कोई एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं है। हम ये नहीं लिख सकते होमो एंसेप, ये रॉन्ग यानी गलत सवर की जाती है। सिग्निफिकेंस, हमें साइंटिफिक जो बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम बात करें कॉमन सी एग्जांपल लेके, अगर हम अनियन की एग्जांपल ले लें कि डिफरेंट रीजन्स में, जैसे पाकिस्तान में इसको प्याज का नाम दिया जाता है, इंडिया के रीजन में इसको गांदा बेसल्स का नाम दिया जाता है, फिर किसी और मुल्क में जाए, किसी और रीजन में जाए तो इसका अलग नाम होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने यानी बियोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह फिर क्रो का हम नाम यहाँ कोई और रखेंगे, वहाँ कोई और होगा, वहाँ कोई और होगा, इसलिए हम पूरी स्पीशी को स्टडी करने के लिए हम इनका एक ही साइंटिफिक नाम रख देते हैं। इसलिए फिर उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर की। उन्होंने कहा कि एक ही ऑर्गेनिज्म को एक नाम से ही थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी उसके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम यानी बियोलॉजी में जो उसका नाम दिया जाता है उसी नाम से बनाया जाएगा। जैसे ब्लैक बर्ड को, क्रो को रावण भी बोला जाता था, क्रो भी बोला जाता था, ब्लैक बर्ड भी बोला जाता था, इसलिए हमने उसका अलहदा से एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए नाम रख लिया। ये थी सिग्निफिकेंस। इस तरह हर स्पीशी का हमने सेपरेटली नाम रखा हुआ है। जैसे हम बात करें सी स्टार की, सी स्टार फिश को हमारे यहाँ सी स्टार फिश भी बोला जाता है, लेकिन अगर हम इसके बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो एस्टेरियन रूबेंस, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है एस्टेरियन रूबेंस, इसलिए हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पेश आई। क्या हुआ? हाँ 10 मिनट भी छोटी है, मुकाइए बस। जी हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी की। बायोडिवर्सिटी की कंजर्वेशन हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे सेव कर सकते हैं। हमारे इधर जो ही आबादी बढ़ रही है उसके साथ क्या होगा, फॉरेस्ट का जंगलात का कटाव हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से, इकोसिस्टम की थ्रेटनिंग की वजह से जो हमारा इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ थी वो जो ही एक्सटिंक्ट होने लग गई हैं। एक्सटिंक्ट यानी लॉस ऑफ स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ यानी ऑर्गेनिज्म जो कि स्टेबिलिटी की वजह से हार्मफुल थी वो इस सफाई हस्ती या दुनिया से ख़त्म ही होती जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड है अभी भी। अबाउट टू एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अभी ख़तरे में हैं, जिनको एट रिस्क है, जो रिस्क पे हैं, यानी वो अभी भी खतरे पेश हैं कि उनकी जो आबादी है वो कमतर होती जा रही है। जैसे हमारे इधर टाइगर था, स्केरियस चीता था, वाइट टाइगर था, वन हॉर्न रेनोसॉरस था, स्पैम डियर थी, ये वो ऑर्गेनिज्म जो डायनासोर थे जो जहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि इकोसिस्टम की हार्मफुलनेस से यानी आबादी की वजह से भी कुछ मज़ीद फैक्टर्स, एनवायरनमेंट की चेंजेस की वजह से, इस तरह मज़ीद फैक्टर्स जो हैं इनके उसके बियोलॉजिस्ट जो उन्होंने स्टडी किया कि ग्लोबल इकोसिस्टम की वजह से यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट की वार्मिंग की वजह से भी कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्सटिंक्ट होते हैं। बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी बायोडिवर्सिटी की कंजर्वेशन करें। फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी में क्या किया, ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी में हम अब अगर देख सकते हैं अपने पेज नंबर 42 पे, उन्होंने क्या दिया कि हंटिंग की वजह से 23%, स्पीशीज़ के इंट्रोडक्शन 39%, अदर 2% और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36%। ये वो परसेंटेज है जिसके वजह से हमारी क्या हुआ है, कॉजेज हुआ है किसको, एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग।
जी अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन होती है कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जंगलात का कटाव करते जा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी की वजह से जो आबादी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जंगलात की कमी होती जा रही है। फिर हम क्या करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कारखानों में, घरों में जो है, फिर लकड़ी का कटाव करते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, लेकिन अगर हम उनके फ़ायदे की तरफ आएँ तो ऑक्सीजन किससे मिलती है हमें? ट्रीज से। टोटल परसेंटेज ऑफ ट्रीज कितनी है, यानी फॉरेस्ट हमारे पास है 7%, लेकिन होने हमारे पास 20%। इट शुड बी 25% सो वी कैन सर्वाइव इन द नेचर। लेकिन क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन हो रही है। फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन से एक और भी है कि हमारी जो ज़मीन की सरखेज़ी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। जो ही सैलाब या होता है तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन कहते हैं ज़मीनी के कटाव को। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सरखेज़ ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि दरख्तों की जड़ों की वजह से ही ज़मीन को वो अपने काबू में रखते हैं और सरखेज़ मिट्टी ज़ाया नहीं होती। ये था हमारा उसमें क्या था फ़ायदे थे। इसलिए हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शजर लगाने चाहिए। इसलिए तरह कहते हैं हर बशर 2 शजर, कि हमें ज़्यादातर हर बंदे को 2 दरख्त लाजमी लगाने चाहिए। एफॉरेस्टेशन ही कहते हैं जंगलात के लगाने को। अगर हम बात करें ओवर हंटिंग की, ओवर हंटिंग बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा शिकार। ज़रूरत से ज़्यादा शिकार, हमें ज़रूरत से ज़्यादा शिकार नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म समझना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह हम शिकार करते जाएंगे तो फिर क्या होगी, वो स्पीशी की एक्सटिंक्शन पाई जाएगी। ये बहुत ना ही ये इल्लीगल है सारा, किसी भी स्पीशी को हंट करना कमर्शियली क्या है, इल्लीगल है। इसलिए हमें, क्योंकि वो आगे ही एक्सटिंक्शन की थ्रेट पे है, अगर हम उसको मज़ीद हंट करेंगे तो फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या है, इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, उनको एक्सटिंक्शन पे चले जाएंगे। ये था हमारा आज का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।